आज हम यूनिट 5 के बारे में बात करेंगे। इकाई 5। जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजशास्त्र जो है BA फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसका मैं पाठ्यक्रम आपको बता रहा हूँ। मेरे पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों ने शुरुआत की 4 जो यूनिट है उनके बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा। आज हम बात करें इकाई 5। यूनिट 5 का जो छोटी सी यूनिट है और ये बेसिकली सामाजिक परिवर्तन से जो है रिलेटेड है, सामाजिक परिवर्तन के बारे में ये यूनिट है। तो आज हम शुरुआत करते हैं इसकी। सामाजिक परिवर्तन, अवधारणा एवं कारक, ये इसका पहला चैप्टर है। जैसा कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सोशल चेंज। परिवर्तन किसे कहते हैं? जैसा कि आप लोगों को पता होगा, परिवर्तन का मतलब होता है किसी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना, ये परिवर्तन कहलाता है। और आप लोगों ने सुना होगा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव वस्तु हो, हर एक के अंदर परिवर्तन होता है। चाहे वो वस्तु दिखाई देती हो चाहे दिखाई नहीं देती हो, हर चीज़ के अंदर परिवर्तन होता है। परिवर्तन की गति जरूर कम या अधिक हो सकती है। तो वो तो हो गया केवल परिवर्तन। जैसे दिन है, दिन के बाद रात है, सर्दी गर्मी, ये भौगोलिक परिवर्तनों के अंदर आते हैं। इंसानों की अगर हम बात करें तो हम जब पैदा होते थे तो इतने से होते हैं, बाद में बड़े होते हैं, धीरे धीरे लंबे हो जाते हैं, फिर कभी जो है मर जाते हैं। तो वो भी एक शारीरिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। मगर हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन की। तो सामाजिक परिवर्तन का सीधा सीधा मतलब होता है कि समाज के ढांचे में जो बदलाव आता है उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने, अगर एक मैं छोटा सा आप लोगों को राय दूंगा कि समाजशास्त्र आप पढ़ रहे हैं तो हमारा जो विषय ऐसा है कि जो है हम केवल किताबों में ही पढ़ने के लिए हमारे पास चीज़ें नहीं है, बल्कि हमारे आसपास देखने के लिए, और हमारे जो घर में बुजुर्ग है उनसे हम बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में, समाज के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं जो है अपने विद्यार्थियों को हमेशा ये कहता हूँ, घर के अंदर जो बुजुर्ग है वो जिंदा किताबों की तरह हैं। किताबें जो होती, किताबों से हमें ज्ञान मिलता है, उसी तरह जो हमारे बुजुर्ग है वो हमें उनके ज़माने के बारे में, जो समाज में जो रीति रिवाज परंपराएं होती थी, घटनाएं होती थी, उनके बारे में हमें बताते हैं। तो वो भी एक जिंदा किताबों की तरह हैं। तो आप लोग उनके पास भी बैठो तो उनसे आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप उनसे पूछना कि उनके बचपन में जो है समाज के अंदर क्या होता था, किस तरह से रहन सहन था, और आज जो है क्या बदलाव आया। और आप लोग भी जैसे जैसे समय के साथ देखेंगे, अगर हम बात करें पिछले 20-25 सालों की बात करें तो भी काफ़ी बदलाव आया। जैसे मोबाइल है, पहले मोबाइल नहीं होते थे, अब मोबाइल के कारण से बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे परिवर्तित हो गई। बहुत सारा इसमें जो है सोशल मीडिया के कारण से हमारे समाज के अंदर भी, समाज के ढांचे में बहुत सारा बदलाव आया है। तो ये सामाजिक परिवर्तन के छोटे से उदाहरण हैं। तो यहाँ जो चैप्टर है, पहली चीज़ सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगला है सामाजिक परिवर्तन के कारक। कारक का मतलब होता है कि वे चीज़ें जो समाज के अंदर परिवर्तन लाती है, सामाजिक जो ढांचा है, समाज का जो ढांचा है उसमें बदलाव लाने की कौन कौन सी चीज़ें जो बदलाव लाती है। तो उनमें से बहुत सारे कारक हैं जो हमारे बदलाव लाते हैं। जैसे अगर हम बात करें शिक्षा है, शिक्षा भी बदलाव लाती है। जैसे आज की अगर हम बात करें तो आज से 50 साल पहले बाल विवाह बहुत होते थे, अब धीरे धीरे शिक्षा की जागरूकता कारण से बाल विवाह कम हुए। एक और चीज़ है कि कानून तो पहले भी था, कानून आज भी है बाल विवाह के खिलाफ, मगर पहले खूब सारे होते थे, मगर अब वो शिक्षा कारण से जागरूकता बढ़ी तो बाल विवाह कम हुए। तो ये शिक्षा हो गई। दूसरा कानून है, कानून से भी परिवर्तन आता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें भौगोलिक पर्यावरण है, भौगोलिक पर्यावरण भी समाज के अंदर परिवर्तन लाता है। जैसे मान लीजिए अचानक किसी जगह पर बाढ़ आ गई, बाढ़ आने के कारण से वहाँ जो है वो इलाका, वहाँ के लोग वहाँ छोड़ करके किसी दूसरी जगह चले गए, वो भी हो गया। इसी तरह खान पान है, खान पान हमारा किसके ऊपर निर्भर करता, हमारे भौगोलिक वातावरण के ऊपर रहता है। जैसे हम भारतीय लोग ज़्यादातर शाकाहारी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो है अनाज उपज जो है अनाज पैदा होता है। जबकि विदेशों की बात करें, यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ पर जो खेती कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए उन्हें मांस खाना पड़ता, तो वो मांसाहारी है। इसी तरह जो हमारे कपड़े हैं, वेशभूषा हैं, वो सब चीज़ें जो है हमारे भौगोलिक पर्यावरण के ऊपर निर्भर करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। धर्म भी सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम है। शिक्षा हो गई, कानून हो गया। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं
वो सब जो समाज के अंदर जो परिवर्तन एक है टेक्नोलॉजी जो आज के ज़माने में अगर हम कहें कि जैसे एक ज़माना था जब जो है ये क्या नाम बसें ट्रक कुछ भी नहीं थे, साधन नहीं थे। आज आवागमन के साधन तेज़ी से बढ़े हैं, तो उससे भी बहुत जो है समाज के अंदर परिवर्तन आया। तो और ये अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सोशल मीडिया के आने से जो है हमारे जीवन में बहुत क्रांतिकारी बदलाव आया है। अगर आप लोग नेट के ऊपर सर्च करें तो भी आपको मिल जाएगा कि जो है इनसे जो हमारे जीवन में स्वास्थ्य हो, चाहे इवन पारिवारिक तनाव है, बहुत सारे मुद्दे इनको लेकर के, और इवन जो साइकोलॉजिस्ट है, जो मनोवैज्ञानिक, उनके पास आज हर दूसरा या तीसरा केस सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ आ रहा है। तो ये भी सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है। टेक्नोलॉजी परिवर्तन हो गया। एक छोटा सा तो मैं उदाहरण दूंगा कि आप लोगों ने देखा होगा किले विले बहुत सारे होते हैं। आप पुराने ज़माने में राजा महाराजा किले बनाते थे। आप चित्तौड़ के अंदर है तो चित्तौड़ का किला फेमस है। मगर आज आपने देखा कोई भी सरकार या कोई जो है राज्य किले नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि उस ज़माने के अंदर किले इसलिए बनाते थे पहाड़ ऊंचे पहाड़ों पर, ताकि दुश्मनों से बचा जा सके। आज के ज़माने में दुश्मन क्योंकि हवाई जहाज़ आ गए, तो हवाई जहाज़ से वो आप भले किला बना लेंगे तो ऊपर आपके आकर बम डाल सकते हैं। तो इसलिए अब किले धीरे धीरे बनना बंद हो गए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, परिवर्तन है, ये टेक्नोलॉजी के कारण से बदलाव आया। तो सीधी सी बात है, सामाजिक परिवर्तन का मतलब समाज के ढांचे में जो बदलाव आता है उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और वे कौन से कारक है जो बदलाव लाते हैं, वो सामाजिक परिवर्तन के कारक कहलाते हैं। ये हो गया। इसके बाद जो है अगला चैप्टर इसके अंदर है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। ऐसा बच्चों कि समाजशास्त्र के अंदर बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, समाजशास्त्री, उन्होंने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं परिवर्तन के, सामाजिक परिवर्तन के। उसमें से आपके सिलेबस में ऑकबर्न, सोरोकिन और वेबलिन, ये 3 के सिद्धांत हैं। मोटे तौर पर जो है इन सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है रेखीय सिद्धांत, दूसरा चक्रीय सिद्धांत। रेखीय सिद्धांत का मतलब है कि मान लीजिए ये जो चीज़ है, ये परिवर्तन है, यहाँ से शुरू हुआ और एक सीधी रेखा में आगे की तरफ परिवर्तन होता है। जैसे छोटा सा उदाहरण मैं बताऊँ कि सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए के आविष्कार के बाद जो है साइकिल का, मोटरसाइकिल का, फिर बसों का, ट्रकों का और ट्रेन का आविष्कार हुआ। फिर अंत में हवाई जहाज़ का आविष्कार हुआ। और आगे जो अब कोई नई चीज़ बनेगी तो हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा तेज़ चलने वाली चीज़ बनेगी। तो ये आगे की दिशा में परिवर्तन। ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज़ बनने के बाद वापस हम बैलगाड़ी पर आ जाएंगे, धीरे धीरे चल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो वो परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत होता है। दूसरा सिद्धांत होता है चक्रीय सिद्धांत। आप लोगों ने चक्र देखा, साइकिल देखी, साइकिल का पहिया देखा है। पहिया कैसे होता? यहाँ है, ये घूमता है, तो इसे तो जैसे ये है, ये चीज़ है, ये यहाँ आया, फिर ये इस तरह से गोल गोल घूमता है, तो इसे चक्रीय सिद्धांत कहते हैं। अब ये सामाजिक परिवर्तन में कैसे आता? एक छोटा सा मैं उदाहरण बताऊंगा आप लोगों को। मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास के अंदर कि लाखों करोड़ों सालों पहले जब इंसान पृथ्वी पर आया था, तो उस समय उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो वो जंगलों में रहता था और नंगा रहता था और कच्चा मांस खाता था। तो पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। बाद में धीरे धीरे उन्होंने सबसे पहले जो है वृक्षों की छाल पहनी या जानवरों को पकड़ के उनके जो है चमड़े, उनको केवल लपेटना शुरू किया। धीरे धीरे सिलाई का आविष्कार हुआ, उनको सिलने लगे। और आज हम देखते हैं कि आज बहुत सारे कपड़े बाद में आ गए। और मध्यकालीन अगर बात करें युग की, तो उसमें सिर से लेकर पैर तक पूरा ढका हुआ रहता था। वापस बाद की अगर बात करें पिछले कुछ सालों में, तो फैशन के नाम पर आप लोगों ने देखा होगा कि वापस कम कपड़े पहनने का या कटे फटे कपड़े पहनने का एक फैशन चला। आप लोगों ने देखा बहुत सारे जो बच्चे फटी हुई पैंट पहनते हैं, जींस पहनते हैं। हीरो हीरोइन को आप लोगों ने देखा होगा, तो उनके पास पहनने कपड़े हैं, मगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पहनने से ज़्यादा दिखाने में विश्वास रखते हैं। तो ये जो है सामाजिक, ये भी एक चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ये कि जो चीज़ें हैं वो घूम फिर करके वहीं पर वापस आ जाती है। तो 2 परिवर्तन के सिद्धांत हो गए, एक रेखीय सिद्धांत, दूसरा चक्रीय सिद्धांत। अब इसमें ऑकबर्न, सोरोकिन, वेबलिन, इनके 3 सिद्धांत आप पढ़ेंगे। इनके बारे में विस्तार से मैं आपको जब ये चैप्टर आएगा तब मैं बताऊंगा। इस ऑकबर्न का जो सिद्धांत है वो है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत, यानी कि इसने संस्कृति के जो है 2 भाग बताए थे, भौतिक और अभौतिक। तो भौतिक संस्कृति पहले आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। तो उनके बीच में जो कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है, उसके कारण से परिवर्तन उत्पन्न होता है। छोटा सा उदाहरण मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जो टेक्नोलॉजी की बात करें,
तो टेक्नोलॉजी तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मगर जो हमारी सोच है, विचारधारा है, वो बहुत पीछे रह जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिए जो है घर के बुजुर्गों को आप कहो कि साहब मोबाइल ले लो, तो मोबाइल तो ले लेंगे, मगर जो है उसके बाद अगर आप कहो कि जो है जाति के अंदर या धर्म के अंदर शादी करना, ये सब फालतू बातें, तो वो इस चीज़ का विरोध करेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि भौतिक परिवर्तन में तो तेजी, भौतिक चीज़ों में बदलाव तेज होता है, और अभौतिक में यानी हमारे रीति रिवाज परंपरा में बदलाव धीमी गति से होता है। इसलिए उनके अंदर जो टकराव होता है उसके कारण से परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। सोरोकिन का जो सिद्धांत है वो संस्कृतियों, इसने 3 संस्कृतियों के भाग बताए थे, आदर्शात्मक, इंद्रियात्मक और जो है 3 जो भाग बताए, उसमें ये बताया कि जो है कुछ संस्कृति होती वो भोगवादी संस्कृति होती है। एक तो वो बताया जैसे अमेरिकी संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति जो आध्यात्मिक संस्कृति, यानी एक तरफ तो ये पेंडुलम के रूप में इसने बताया, घड़ी का जो पेंडुलम जानते हो ना, पेंडुलम इस तरह से हिलता, घड़ी का जो है घड़ी हिलती है, तो उसमें बताया कि एक बार यहाँ आती, फिर एक बार यहाँ, फिर वापस ये घूम फिर करके इस तरह ये चक्र चलता रहता है। तो जैसे कि अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में पुराने ज़माने में जो है ये कहा गया कि ये सब माया मोह है संसार, और हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है। जबकि जो अमेरिकी संस्कृति या पाश्चात्य संस्कृति, उसमें भोग के बारे में कहा गया कि यही जीवन है, इसी के अंदर जितना भी आनंद लेना वो इसमें लेना है। तो उसके बाद जो है बीच में एक होती है संतुलित संस्कृति, यानी कि दोनों का बीच का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो, यानी कि भोग भी जरूरी है और आध्यात्म भी जरूरी है। तो ये सोरोकिन का इसमें सिद्धांत दिया था। तो जो है ये ऑकबर्न हो गया, सोरोकिन हो गया, और वेबलिन का जो सिद्धांत है वो ये है प्रौद्योगिक निश्चयवाद, यानी कि इसने जो बताया कि समाज के अंदर जो परिवर्तन आता है वो टेक्नोलॉजी के कारण से आता। एक छोटा सा मैं उदाहरण बताऊंगा कि मान लीजिए आप मोबाइल अभी देख रहे हैं, मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, अब कल्पना कीजिए मान लीजिए मोबाइल का ही आविष्कार नहीं होता, तो क्या आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं? या आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की अब आदत हो गई है कि सुबह उठते ही पहले मोबाइल पे मैसेज देखेंगे, दिन भर में कम से कम 4-5 घंटे, हम पूछते हैं ना क्या कर रहा है, तो मोबाइल देखने की आदत हो गई। अब ये आदत क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास मोबाइल है। अगर मान लीजिए मोबाइल नहीं होता तो हमारी ये आदत नहीं होती। तो वेबलिन ये कहता है कि हमारी जो आदतें हैं वो हमारी प्रौद्योगिकी के कारण से बनती है। अब मान लीजिए कोई कहता मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, अब क्रिकेट के लिए मान लीजिए बैट और बॉल का आविष्कार ही नहीं होता, तो क्रिकेट का खेलने का शौक कैसे होता? नहीं होता। तो ये वेबलिन का सिद्धांत है। ठीक है, ये 3 सिद्धांत हैं। इसके बाद है संक्षेप में बता रहा हूँ मैं, इनके जब डिटेल आएगी तब मैं और समझाऊंगा आप लोगों को। मूलभूत अवधारणाएं जो परिवर्तन से जुड़ी हुई है वो है 4 है, उद्विकास, क्रांति, प्रगति और विकास। उद्विकास का मतलब ये होता है, इसका अंग्रेजी में बोलते हैं एवोल्यूशन। जो आप लोगों ने उद्विकास शब्द निश्चित रूप से सुना, क्रांति शब्द भी सुना, प्रगति, विकास, चारों शब्द सुने, मगर क्या है कि इनमें से अगर आपको ईमानदारी से कहें उद्विकास का अर्थ बताइए तो आप नहीं बता पाएंगे, जबकि यह शब्द आपने 9वीं से 12वीं तक के बीच में निश्चित रूप से पढ़ा है। होता क्या है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो पढ़ने को क्योंकि एक मजबूरी मानते हैं और रटने में विश्वास रखते हैं, समझने में विश्वास नहीं रखते। मेरी यही कोशिश रहती है कि रटना नहीं है, समझना है, और चीज़ों को समझना बहुत आसान है। तो आप लोग अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा भी समझेंगे, और समझने का तरीका क्या, उदाहरण के द्वारा समझना है, तो आप लोगों को वो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ उद्विकास के बारे में, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और आपको जिंदगी भर याद रहेगा उद्विकास किसे कहते हैं। उद्विकास की अगर परिभाषा के रूप में हम बात करें तो वो ये है कि एक ऐसा परिवर्तन, ऐसा विकास जो बहुत धीमी गति में होता है। दूसरी बात, जो हमें दिखाई नहीं देता, परिवर्तन तो हो रहा मगर दिखाई नहीं दे रहा, और सीधी गति में हो रहा, और वापस रिवर्स नहीं हो सकता, यानी पलट नहीं सकता। अब ये चीज़ें, अब इसको उदाहरण के रूप में कैसे समझेंगे? मान लीजिए जो है कोई भी इंसान है, चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो, जब हम पैदा हुए थे तो कितने थे? इतने से, या इतने से होंगे। जब हम बाद में धीरे धीरे इतने से इतना 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 बढ़े। आज अगर मैं पूछूं कि आप किस तारीख को 1 फीट से 2 फीट के हुए, तो किसी को याद है? या 2 फीट से 3 फीट कब हुए, या 3 फीट से 4 फीट कब हुए? या अगर आपकी दादी जिंदा है, दादाजी जिंदा है, तो आप उनसे पूछना कि आपके जो चेहरे पर झुर्रियाँ आई या बाल सफ़ेद हुए वो किस तारीख को हुए, हम नहीं बता सकते। तो ये जो चीज़ें हैं
क्यों? क्योंकि परिवर्तन तो हो रहा, बदलाव तो हो रहा, मगर इतना धीमी गति से हो रहा है कि हमें दिखाई नहीं देता। इसी तरह पेड़ पौधों की बात करें, आप लोग सब किसान परिवारों से अगर आते हैं तो आपको पता होगा, खेत देखे होंगे, खेतों के अंदर हम फसल उगाते हैं। फसल कब, एक छोटा सा बीज होता है, बीज से पौधा बन जाता, बड़ा होता है, वो कब हुआ, किस तारीख को इतने से इतना बड़ा हुआ, हमें पता नहीं है, मगर वो परिवर्तन होता है, तो वो चीज़ उद्विकास कहलाती है। और वापस वो परिवर्तन रिवर्स नहीं हो सकता, यानी कि अगर आज मैं चाहूँ कि मैं आज 40-45 साल का हूँ तो मैं चाहूँ कि मैं 10 साल का बन जाऊँ, तो वो संभव नहीं है। तो झूठ भले ही बोल सकते हैं, तो वो अलग बात है, मगर परिवर्तन जो है सीधी रेखा में होता है, रिवर्स नहीं होता। और एक और चीज़ है, सरल से जटिलता की ओर परिवर्तन होता है। सरल से जटिल का मतलब क्या होता है कि जब मानव भ्रूण होता है, आप लोगों ने अगर बायोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो बच्चा जो माँ के पेट के अंदर शुरुआत में छोटा सा होता है, उसके कोई अंग विकसित नहीं होते, एक गोले टाइप का जिंदा मांस का टुकड़ा टाइप होता है। धीरे धीरे माँ के पेट में उसके हाथ पैर सिर सारी चीज़ें विकसित होती है, और बाद में 9 महीने बाद वो बच्चा बाहर निकलता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो पेड़ है, पेड़ पौधा है, उसका एक छोटा सा बीज होता है, बीज को जब हम लगाते हैं और वो जब बड़ा होता है तो उसके हजारों तो शाखाएं, पत्तियाँ, टहनियाँ और तना, जड़ें, बहुत सारी चीज़ें आती, फल फूल ये सब आते हैं। तो वो जटिलता, यानी एक छोटी से बीज से इतनी सारी चीज़ें बन जाती है, सरल से जटिलता की ओर बनना। तो ये हो गया उद्विकास। दूसरा है क्रांति। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन जो बहुत तेजी से होता है, अचानक होता परिवर्तन, उसे हम क्रांति बोलते हैं। क्रांति का मतलब ये नहीं कि फिल्मों के अंदर बताते जैसे बंदूक लेकर किसी को गोली मार दी, वो क्रांति नहीं है। क्रांति जो है, हालांकि 1857 की उसको भी हम क्रांति बोलते हैं, मगर औद्योगिक क्रांति को भी हम क्रांति बोलते हैं। क्रांति का सीधा सीधा मतलब है बहुत तेजी से आने वाला परिवर्तन। जैसे अगर हम जो है 1857 की बात करें, तो अचानक से उस दौरान 1-2 सालों के अंदर सारे जो भारतीय मिले और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एकदम से लड़ाई लड़ी, इसलिए उसको हम क्रांति शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह औद्योगिक क्रांति अगर आप लोगों ने पढ़ी है, तो औद्योगिक क्रांति में कोई बंदूकें तलवारें नहीं चली थी। हुआ ये कि इन 100-200 सालों के अंदर जो है इतने तेजी से नए परिवर्तन हुए, नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जिनके कारण से समाज जो है, जो मध्यकाल है, उसमें बहुत तेज़ी से बदलाव आया। और हाँ, एक वो दौर था जब जो है यूरोप के अंदर उनको कुछ भी नहीं आता था, मगर उन्होंने बहुत तेज़ी से विज्ञान का विकास किया, और वो बाद में उन्होंने भारत जैसे देश के ऊपर 200 सालों तक राज किया। तो वो चीज़ कहलाती क्रांति। फ्रांस की क्रांति हो चाहे औद्योगिक क्रांति हो, ये सब यानी सीधी सीधी बात है। क्रांति का मतलब वो परिवर्तन जो बहुत तेज़ी से होता है, उसे हम क्रांति बोलते हैं। तीसरा है प्रगति। प्रगति जो है बेसिकली जो आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित है, कि समाज जो है कुछ मूल्य निर्धारित करता है और उनके आधार पर जो परिवर्तन होता है अच्छाई की तरफ, उसे हम प्रगति बोलते हैं। और विकास जो शब्द है, विकास शब्द मूल रूप से आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, सड़कें वड़कें बहुत कम थी। धीरे धीरे हमने जब आज़ादी के 70 सालों के अंदर हमने तेज़ी से विकास किया, और आज हम बहुत तेज़ जो है एक विकसित देश की तरफ जा रहे हैं। और अगले जो है कुछ सालों बाद आज से भी ज़्यादा सुविधाएं हमारे पास होगी। अब छोटा सा उदाहरण है, जो आज आप जो मोबाइल देख रहे हैं, आप अपने माता पिता से पूछना कि उनके ज़माने में मोबाइल था क्या? नहीं था। और जो है अपने दादा दादी से पूछना, उनके ज़माने में टेलीफोन भी नहीं थे, और यहाँ तक कि लाइट भी नहीं होती थी। आज हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है वो आर्थिक विकास, वो शहर के अंदर अगर आप बात करें, पहले कितने टेम्पो चलते थे, कितने ऑटो चलते थे, बसें कितनी चलती थी, बहुत कम चलती थी। अब धीरे धीरे ये सारी जो चीज़ें आर्थिक गतिविधियाँ हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा, होटल खुल रहे, सारी चीज़ें हो रही, तो वो आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है। तो ये 4 चीज़ें, ये परिवर्तन की अवधारणाएं हो गई, उद्विकास, क्रांति, प्रगति, विकास। तो ये आज 5वीं यूनिट के साथ ही आपका जो सिलेबस मैंने पूरा मूल रूप से कंप्लीट हुआ। दूसरा मेरा मूल रूप से जो सिलेबस आप लोगों को लिखाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जब हम मान लीजिए कोई फिल्म देखते, तो आपने देखा होगा कोई ट्रेलर देखते पहले, कि भाई ट्रेलर देखने के बाद हमें फिल्म पसंद आती है या हम उसके बारे में आइडिया लगा लेते हैं, तो ये है। तो ये बेसिकली ये मान लीजिए आपका सोशियोलॉजी का ये ट्रेलर था, और फिल्म आगे चलेगी, और इसके अंदर मैं आपको निश्चित रूप से आपको मज़ा भी आएगा, और आपको मैं जो ऐसे उदाहरण दूंगा जिसके द्वारा आप लोगों को वो चीज़ें याद हो जाए। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, रटना नहीं है, समझना है। और समझना कैसे है, हमें अपने उदाहरण के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो हम लोगों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है। इतिहास में राजा महाराजा की बात थी, न तुम राजा हो न मैं राजा हूँ।
इसी तरह राजनीति विज्ञान की बात करें तो वो उसमें जो है नेताओं का या राजनीति के बारे में वर्णन होता है, तो वही बात राजनीति में न तुम हो न मैं हूँ, तो यानी बाकी विषय हमसे रिलेटेड नहीं है, केवल यही विषय ऐसा है जो हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ, रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म, समाज, ये सब चीज़ें हमसे जुड़ी हुई है और इनके उदाहरण भी हमें हमारे खुद के लेकर के हम इनको पढ़ सकते हैं। और ये विषय जैसा कि मैंने बताया था बहुत रोचक विषय है, अच्छा विषय है, आप लोगों को कंपटीशन के लिए भी काम आएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे दोस्तों को सब्सक्राइब करना या शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।